हेलो क्लास 9। चलिए अब हम लोग हिटलर चैप्टर को आगे देखते हैं, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। और आज इसका 2.2 पोर्शन जो है रिकंस्ट्रक्शन, उसको पढ़ते हैं। हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हेजलमर सैचेट। और फिर क्या हुआ कि चूँकि जर्मनी की इकोनॉमी बहुत बिगड़ गई थी, उसको सुधारने का काम उसने एक इकोनॉमिक्स जिसका नाम था हेज़लमर सैचेट उसको दे दिया, who aimed at full production and full employment through a state funded work creation program। और उसने एक फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट का एक स्टेट फंडेड प्रोग्राम बनाया ताकि अर्थव्यवस्था को थोड़ा सुधारा जा सके। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवे एंड द पीपल्स कार द वोक्सवैगन। और इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जर्मनी में जर्मन सुपर हाईवेज़ बना और साथ ही साथ एक बहुत ही पॉपुलर कार जिसका नाम है वोक्सवैगन, वो भी बना, वो जो कि आज भी बहुत ही पॉपुलर कार है। द फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। विदेशी पॉलिसी में भी हिटलर को बड़ी सफलता मिली। ही पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशन इन 1933। उसने लीग ऑफ नेशन उस समय बना था युद्ध के तुरंत बाद, उससे इसने अपने आप को बाहर कर लिया, यानी जर्मनी को बाहर हटा लिया लीग ऑफ नेशन से। रीऑक्युपाइड द राइनलैंड इन 1936। और फिर राइनलैंड पर 1936 में उसने दोबारा कब्जा जमा लिया। इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। और उसके बाद उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक साथ मिला दिया। ऑस्ट्रिया एक बहुत छोटा सा देश है यूरोप में, तो ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिला दिया 1938 में। ये स्लोगन दिया लोगों को प्रभावित करने के लिए, वन पीपल वन एम्पायर, वन यानी वन साम्राज्य, एक लोग एक साम्राज्य और एक लीडर, ये स्लोगन उसने उस समय दिया था। ही देन वेंट टू द रेस्ट जर्मन स्पीकिंग सुडेंटनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। फिर उसने ये कोशिश की कि जर्मनी स्पीकिंग एरिया जो उस समय सुडेंटनलैंड के नाम से जाना जाता था, और उस समय वो ये सुडेंटनलैंड जो है वो चेकोस्लोवाकिया के अधीन था, उससे उसने लड़कर कोशिश की कि सुडेंटनलैंड को वापस ले लें, क्योंकि यहाँ पर जर्मन भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग रहते थे। एंड गॉबल्ड अप द एंटायर कंट्री। कहने को वो सुडेंटनलैंड को कब्जा करना चाह रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके उसने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा जमा लिया। In all of this, he had the unspoken support of England। वैसे तो खुलकर इंग्लैंड ने नहीं बोला था कुछ भी, लेकिन बिना बोले ही इंग्लैंड ने उसको काफ़ी सपोर्ट किया था। विच हैड कंसीडर्ड द वर्सेलीज वर्डिक्ट टू हार्श। क्योंकि इंग्लैंड को भी लगता था कि वर्सेलीज में जो जर्मनी के विरुद्ध वो हुआ है, प्रस्तावना आई थी, वो बहुत ही सख्त थी। दीज क्विक successes at home and abroad seem to reverse the destiny of the country। और जो इतनी जल्दी जल्दी सफलता हिटलर को मिली थी देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, इसने पूरे जर्मनी की किस्मत को बदल डाला। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर। इतनी सफलता पाके भी हिटलर रुका नहीं। Sachet has advised Hitler against the investing hugely in rearmament as the state still run on deficit financing। सैचेट जो उसका फाइनेंशियल एडवाइज़र था, इकोनॉमिस्ट था, उसने हिटलर को सलाह दी थी कि बहुत ज़्यादा रीआर्मामेंट पर यानी अस्त्र शस्त्र पर ज़्यादा खर्चा नहीं करो, क्योंकि अभी भी देश में पैसे की कमी है। कॉशियस पीपल हाउएवर हैज़ नो प्लेस इन नाजी जर्मनी। जो लोग थोड़े से सावधान थे, हिटलर की सारी हरकतों को बड़े नज़दीकी से देख रहे थे, उन लोगों को नाजी लोगों के सामने कोई भी जगह नहीं थी, नाजी लोगों की नज़रों में कोई जगह नहीं थी इनके लिए। सैचेट हैज़ टू लीव। जब उसने सैचेट ने सलाह दी कि इतनी जल्दी मत ऐसा करो, तो हिटलर का साथ उसको छोड़ना पड़ा। हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग। और हिटलर ने युद्ध को स्वीकार किया, है ना। उसको लगा कि युद्ध ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे वो ज़्यादा ताकतवर बन सकता है।
और साथ ही साथ इकोनॉमिक क्राइसिस जो देश में है वो भी युद्ध के बाद ख़त्म हो जाएगी। रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। उसको लगता था कि जर्मनी का जो टेरिटरी है उसको और अगर हम बढ़ाएंगे तो उनके पास और रिसोर्सेज आ जाएंगे, यानी रिसोर्सेज की जो कमी है उन देश में वो पूरी हो जाएगी। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। दिस स्टार्टेड अ वार विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। इस तरह से इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ युद्ध शुरू हो गया। इन सितंबर 1940 a tripartite pact was signed between Germany, Italy and Japan। फिर क्या हुआ कि सितंबर 1940 में एक त्रिकोणीय वार्ता हुई और एक पैक्ट पर साइन किया गया जर्मनी, इटली और जापान में। स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। इससे हिटलर की जो क्लेम थी ताकतवर बनने की, इंटरनेशनल पावर बनने की, वो उसको कामयाबी मिल गई। पपेट रेजीम सपोर्टेड नाजी जर्मनी। जो जहाँ जहाँ पपेट रेजीम थी, यानी कि जैसे कहा जाए वैसे करते रहो, तो नाजी जर्मनी को सपोर्ट करना शुरू किया। वर इंस्टॉल्ड इन लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। यूरोप के ज़्यादातर हिस्से में इसी तरह की पपेट रेजीम थी जो कि हिटलर का साथ दे रही थी। By the end of 1940, हिटलर वॉज द पिनाकल ऑफ हिज पावर। और 1940 आते आते तो हिटलर जो है वो अपनी ताकत के चरम पर था, यानी सबसे ऊपर पहुंच चुका था, ताकतवर इतना ज़्यादा बन चुका था। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कंकरिंग ईस्टर्न यूरोप। हिटलर का जो उद्देश्य था वो था पूर्वी यूरोप को पूरा का पूरा जीत कर अपने कब्जे में लेना। ही वॉन्टेड टू इंश्योर फूड सप्लाई एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन। वो चाहता था कि जर्मनी में फूड सप्लाई कभी कम ना हो और साथ ही साथ रहने के लिए जर्मन लोगों को और ज़्यादा खुली जगह मिले। ही अटैक्ड सोवियत यूनियन इन जून 1941। उसके बाद जून 1941 में उसने सोवियत यूनियन पर भी आक्रमण कर दिया। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मीज़। अब क्या था, ये एक सबसे बड़ी गलती, ब्लंडर जो कहते हैं ना, एकदम बहुत बड़ी भूल हिटलर की थी जो उसने इस समय कर दी। अब नतीजा ये हुआ कि एक तरफ से जर्मनी का जो वेस्टर्न फ्रंट था वो ब्रिटिश लोगों के द्वारा हवाई हमले के लिए खुल गया और ईस्टर्न फ्रंट पे तो वो सोवियत आर्मी से लड़ ही रहा था, तो दोनों तरफ का बॉर्डर खुल गया था लड़ने के लिए। The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad। और उसके बाद जैसा कि सोवियत यूनियन की जो सोवियत आर्मी बहुत ताकतवर थी, उसको उस समय सोवियत रेड आर्मी कहा जाता था। उसने बहुत ही कुचला जर्मनी के सेना को स्टालिनग्राड में। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन। और उसके बाद जो रशियन सेना थी, सोवियत रेड आर्मी, उसने ऐसा खदेड़ा जर्मन सोल्जर्स को कि वो तब तक उसको खदेड़ कर बर्लिन तब तक खदेड़ते रहे जब तक सारी जर्मन सेना बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी है, वहाँ नहीं पहुँच गई। Establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for a half a century thereafter। उसके बाद सोवियत सेना जो थी वो इतनी ताकतवर सेना थी कि उसने पूरे ईस्टर्न यूरोप को लगभग आधे सेंचुरी तक, यानी लगभग 50 साल तक अपने कब्जे में रखा। Meanwhile, the USA had resisted involvement in the war। अब तक तो USA जो था वो युद्ध से बिल्कुल अलग था, शामिल नहीं हुआ था उसमें। इट वॉज अनविलिंग वंस अगेन टू फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड कॉज्ड। क्योंकि वो इसलिए नहीं शामिल होना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि युद्ध लड़ेंगे तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम देश के अंदर शुरू हो जाएगी, क्योंकि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको बहुत अच्छा अनुभव हो चुका था इसका कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो बहुत ही इकोनॉमिक डिप्रेशन देश में आ गई थी। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग। लेकिन युद्ध से वो अपने आप को काफ़ी समय तक अलग नहीं रख पाया, यूएसए जो था वो। जापान वॉज एक्सपैंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। अब जापान धीरे धीरे पूर्व में अपनी ताकत को बढ़ा रहा था। इट हैड ऑक्युपाइड फ्रेंच इंडो चाइना। उसने धीरे धीरे करके फ्रेंच इंडो चाइना
पर कब्ज़ा जमा लिया, वॉज प्लानिंग अटैक ऑन यूएस नेवल बेसिस, और वो ऐसी जगह पर हमला करने वाला था जहाँ पर यूएस की नेवल बेसिस थी इन पैसिफिक ओशन में। When जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर, जब जापान ने हिटलर को सपोर्ट करना शुरू किया, एंड बॉम्ब्ड यूएस बेस एट पर्ल हार्बर, और पर्ल हार्बर में जो यूएस बेस थी, मिलिट्री बेस, उस पर हमला कर दिया, द यूएस एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब यूएस को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा। द वार एंडेड इन मई 1945, यह युद्ध जो है मई 1945 में ख़त्म हुआ विथ हिटलर्स डिफीट, हिटलर की हार के साथ, एंड द यूएस ड्रॉपिंग ऑफ एटम बम ऑन हिरोशिमा इन जापान, और इसी समय यूएस ने जापान में के हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिरा दिया था। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वी नाउ टर्न टू द हेलमुथ एंड हिज फादर्स स्टोरी, अ स्टोरी ऑफ नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वॉर। और इस छोटे से इतिहास के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, अब हम दोबारा से हेलमत और उसके पिता की कहानी को, जो कि हमने जब चैप्टर शुरू किया था उस समय पढ़ा था, उस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे किस तरह से नाजी लोग जो थे कितने क्रिमिनल, कितने क्रूर थे वार के दौरान। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग द नाजी वर्ल्ड व्यू पढ़ेंगे। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, और कोई कमी अगर आपको दिखती है वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।